सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश बाय गेन सर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम करा रहे थे आपको टेंस। हमारे जो चल रहे थे वो टेंस चल रहे थे और उसी क्रम में हम जो है दो टेंस कर चुके थे, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। वैसे ही उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे पास्ट के बाद आएगा हमारा फ्यूचर। कौन सा? फ्यूचर। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। जैसे कि प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं, है ना। तो वैसे ही आज हम फर्स्ट भाग आपका फ्यूचर का पहला वाला हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उसकी पहचान क्या होती है, उसके अनुवाद के नियम क्या है और उसको हम किस तरीके से उस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उन वाक्यों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग से बता चुके हैं आपको। जो टेंस की बात अगर हम करें, काल की अगर हम बात करें तो टेंस या काल जो होते हैं हमारे वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सिंपल सी बात है। हिंदी में जानने के लिए अगर हम बात करें तो वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो वैसे आज हम बात करें भविष्यकाल के बारे में। और भविष्यकाल मतलब पहला जो है हमारा वो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक टेंस का अपना अपना जो है टेंस होता है। जैसे कि प्रेजेंट के चार थे, पास्ट के चार थे, वैसे फ्यूचर का है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहला वाला। अगर हम इसकी पहचान की बात करते हैं तो इसकी जो पहचान है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में, इन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है, इस तरह के शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक, क्या होता है, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्लियर है? मतलब जो भविष्य में कार्य हो रहा है। ठीक, बात करते हैं अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम में देखो, इसमें सीधी सी बात है। जैसे कि अब तक हमने क्या सीखा, हम नंबर की बात करते हैं, वचन की बात करते हैं, तो हम अलग अलग टेंसेज में जो है अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे और अलग अलग कर्ताओं के अनुसार जो है अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हम लगा रहे थे। मैं अगर बात करता हूँ प्रेजेंट के बारे में, तो प्रेजेंट में अलग लगा रहे थे, पास्ट में अलग लगा रहे थे, वैसे फ्यूचर में अभी तक हमारे क्या दो नंबर थे, दो वचन है, उसमें हम कर रहे थे कि एक वचनकर्ता के साथ हम ये यूज करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ ये यूज करेंगे। लेकिन फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में केवल आपको एक वचन ना बहुवचन, आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर आई या आई वी कर्ताओं के साथ, आई वी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया शैल, शैल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात? सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा, अन्य सभी कर्ताएं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई और वी, आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं हम,
सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने लिखा, दूसरे पॉइंट में लिखा मैंने अन्य सभी कर्ताएं। तो यहाँ पे अन्य सभी कर्ताओं का मतलब ये है कि जितने भी कर्ता हैं, चाहे वो एकवचन हो चाहे वो बहुवचन हो, कुछ भी हो सकता है, बस केवल आई और वी के अलावा, आई और वी अगर ये दो कर्ता हैं तो उनके साथ हम यूज करते हैं शैल। अन्य सभी कर्ताओं के साथ, यू के साथ, दे के साथ, राम के साथ, गीता के साथ, सीता के साथ, इट मीन्स किसी का चाहे नाम हो, चाहे कोई यू हो या दे हो, है ना, तो ये जितने भी होंगे तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बस ये दो चीजें हमें याद रखनी। अगर हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल, अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये आपका जो है इसका सूत्र है। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इट्स क्लियर। ये था हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। दूसरा अनुवाद के नियम में मैंने क्या बताया है, अगर आई है या वी है और आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है शैल लगाते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसे बनाना कैसे देखा, सबसे पहले आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। आइएगा समझ लीजिए, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहचान आपकी हुई गई, अनुवाद का नियम हो गया। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस क्या है, देखो सेंटेंस, पहले जो हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य, सेंटेंस मतलब वाक्य, है ना, और सेंटेंस जो है वो आपका तीन तरीके से बनाया जाता है। एक होता है आपका अफर्मेटिव, एक होता है आपका निगेटिव, एक होता है आपका इंट्रोगेटिव, जैसे कि मैं आपको वन बाय वन करके बता रहा हूं और बताया भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का सूत्र मैंने आपको बताया भी था, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये क्या है, हमारा सूत्र है इसका, ठीक। इसके माध्यम से हम बना सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा वह स्कूल जाएगी, वह स्कूल जाएगी, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, या वह अपना कार्य करेगा, ठीक। ये हमारे तीन सेंटेंस हुए का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है आप देख पा रहे होंगे, प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गा, गे ये शब्द आ रहा है ना। वे स्कूल जाएगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, वह अपना काम करेगा या कार्य करेगा। तो इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले बात करते हैं वह की।